आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, आदरणीय डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट नॉर्थ वेस्ट, आदरणीय तमाम सेशन कोर्ट्स और आदरणीय एमएम कोर्ट्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, तमाम कानूनी अधिवक्ता, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, पुलिस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, आदरणीय दिल्ली के एलजी श्री विनय सक्सेना जी और तमाम जो भी लीगल साइड के अधिवक्ता हैं उन सबको नमस्कार। रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अंदर सिंह सरोवा साहब, सेक्रेटरी मंजीत सिंह माथुर, अरविंद वत्स जी, प्रदीप खत्री जी और तमाम और प्रीवियस बीएस राणा साहब प्रेसिडेंट जो हैं, बबीता अलावत जी, प्रीवियस महावीर शर्मा जी, राजीव तैलान जी, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। मैं इन सब की जानकारी में एक बात लाना चाहता हूं कि रोहिणी न्यायालय के अंदर एक आदेश पारित हुआ जब पुलिस अधिकारियों ने रानी बाग के एक्स एसएचओ परवीन अलावत के डायरेक्शन पे और उनकी मिली भगत से एसआई संदीप, एसआई प्रवीण कांस्टेबल अजय, कांस्टेबल प्रवीण यादव और एक महिला पुलिस कर्मी ने 5 आदमियों ने घर में घुसकर डकैती डाली, अपहरण किया, बहुत सारे हीनियस क्राइम किए जो कि 354 में जुवेनाइल एक्ट के अंदर भी आते हैं। उन सब कामों के अंदर करने के बाद इन्होंने फर्जी डीडी एंट्रियाँ करी इस डकैती को लीगलाइज करने के लिए, और जिसके घर में उसी को मुखिया को एक झूठे अपने पुलिस मुखबर के केस में फंसा दिया। एक फर्जी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो कि 9/7 सारा का इन्होंने दिखाया, और न्यायालय ने इनकी बात को पुलिस की थ्योरी को मानते हुए आदेश पारित किया 2 बार कि आप जो है रानीबाग थाने में जाइए और सेशन कोर्ट का आदेश है और आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। एप्लीकेंट अपने एडवोकेट्स और फैमिली और नियर डियर्स के साथ जब वहाँ पहुँचता है तो पुलिस जो है अपना एक रिवेंज के तौर पे बैठी हुई थी, क्योंकि वो उनसे मुकदमे विड्रॉ कराना चाहती थी कई सारे, और उसकी संपत्ति पे कब्जा करना चाहती थी जो कि एमसीडी से सील थी। उसके लिए उन्होंने वहाँ पर तैयारी कर रखी थी, और वहाँ पर पहुँचने के बाद फर्स्ट फ्लोर पे 15 पुलिस वाले खड़े हो गए। एसआई संदीप, एसआई नवीन, एसआई राजू यादव और एसएचओ परवीन अलावत, कृष्ण डबास और बहुत सारे नाम थे, और कुछ पुलिसकर्मी सब इंस्पेक्टर स्तर के बाहर खड़े हुए थे कमरे के। और पुलिस वही अपने हरकतों पे आ गई जो ये करते हैं थाने के अंदर, अपना प्राइवेट जो पब्लिक सर्वेंटिंग का है और पब्लिक कार्यालय होता है उनके फंड से रेवेन्यू से चलने वाला, उसको प्राइवेट कार्यालय बना के डिटेंशन सेंटर बना के अपनी उगाई और अपनी मनमानी ये लोग करते हैं। और वहीं पे ही कई बातें ऐसी हुई चौंका देने वाली बात। एप्लीकेंट का जो मोबाइल था उससे एक एसएमएस आया जब परवीन अलावत 3rd डिग्री का यूज़ कर रहे थे एप्लीकेंट के साथ, और वो अपने मुखबर को भी वहाँ बुलाया और मुखबर के 2 साथी भी वहाँ पे पहुँचे। ऊपर आए, अंदर आए, बाकायदा एसआई मनमोहन वहाँ पे थे, एसआई गौरव भारद्वाज वहाँ पे थे, और बहुत सारे और भी पुलिस अधिकारी जितने भी वहाँ पे तमाम पुलिस अधिकारी थे, 2nd 3rd फ्लोर के बैरक में रहने वाले थे, ड्यूटी ऑफिसर थे, सबको सब पता चल रहा था कि क्या तमाशा वहाँ चल रहा है। पुलिस के मुखबर वहाँ घूम रहे थे, उसका मोबाइल भी बंद कराया गया और फिर खोला भी गया, और ऐसे परवीन ने उसको थाने से बाहर भी निकलवाया, और ये सब चल रहा था। दिनेश शौकीन को भी फ़ोन मिलाया गया, वो उस टाइम वो एनएसपी थाने के अंदर किसी ड्यूटी पे थे, वो लेकिन मौके पे नहीं पहुँचे। और इसके अंदर क्या करा कि पुलिस ने जब कई हियरिंग के बाद जॉइंट सीपी नॉर्दर्न रेंज सागर पर हुड्डा, उन्होंने एक इंक्वायरी इनिशिएट करी, और ये सब हो जाने के बाद एप्लीकेंट उस दिन 3/2/18 को ही न्यायालय में पहुंचता है और 304 नंबर कोर्ट में जाता है, तो जज साहब उठ चुके होते हैं। उसके बाद वो 101 नंबर कोर्ट में जाता है, फिर डीजे ऑफिस में जाता है, फिर इमरजेंसी जज के पास पेश होता है 118 नंबर कोर्ट में, और वहाँ से फिर उनको जो है उनकी कंप्लेंट एडमिट कर ली जाती है। एडवोकेट के कहने पे, रिक्वेस्ट पे कोर्ट सब लिखित कंप्लेंट लेके रिसीव करके इसको एडमिट कर लेती है। ये सीधा सीधा कंटेम्प्ट का मतलब था कि कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, ना कि 15 पुलिस वाले मिलकर 3rd डिग्री दी। और तमाम फर्जी डीडी एंट्री उस दिन करी गई। ड्यूटी रोस्टर आज तक थाने में नहीं आया, डीडी एंट्री नहीं आई। इसके अंदर गृह मंत्रालय तक आवाज़ पहुंची, पुलिस कमिश्नर साहब से मिले अमूल्य पटनायक साहब से 2 बार, उनके एसओ साहब से मिले, राजीव रंजन जी से मिले, डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट से मिले, विजिलेंस पीएचक्यू में एसीपी एनएस मिनाज से मिले, एसीपी कैलाश चक्रवर्ती से मिले, एडिशनल सीपी ओमवीर सिंह बिश्नोई से मिले। तमाम ऐसे लोग इसके अंदर कड़ी के अंदर सीनियर अधिकारी थे। तो भी उसके बाद जो है, मैं सिर्फ संक्षिप्त में बता दूँ कि न्यायालय में मैटर आता है
पुलिस के जुडिशियल प्रोसीडिंग में 5/6/18 को एसीपी संजीव कुमार, जो कि उस टाइम सरस्वती थाना लगता था रानीबाग का, उनकी मौजूदगी में एसआई संदीप, जो कि केएन काटजूमार थाने में थे अभी लास्ट, और उन्होंने जो है कई झूठ बोले कोर्ट के अंदर, जिसको चैलेंज किया एप्लीकेंट और उसके वकील ने 156(3) के एप्लीकेशन में। और ये ऑर्डर पुलिस ने शो किया कि उसको 5/6/18 से 15/6/18 के बीच में मिल गया, जबकि आदरणीय न्यायालय से ये ऑर्डर साइन ही नहीं हुआ। जब साइन ही नहीं हुआ तो कैसे वहाँ पे एसडी लिख के उनके पास पहुँच गया? उनके एसीपी एसएचओ का डायरी नंबर लगा हुआ है, और इन्होंने उसी अपने मुखबर की एक खिलाफ चार्जशीट फाइल करी और उसके अंदर उस ऑर्डर को लगा दिया, जो सर्टिफाइड कॉपी द्वारा जब ऑब्टेन किया गया तो पता चला एक लंबे अंतराल के बाद कि भाई ये एक इन्होंने 5/6/18 का ऑर्डर, जो कि 9/7/18 को साइन हुआ था, उसको इन्होंने वहाँ लगा दिया रानीबाग थाने में, जो अपने आप साफ साफ चीटिंग प्रूफ करता है कि एसडी हमेशा ऑर्डर के ऊपर जब जज साहब ऑर्डर साइन कर देते हैं तो रीडर लिखता है, तो रीडर ने ये एसडी लिखा नहीं लिखा इसकी आज तक जांच नहीं हो पाई, जबकि ये मैटर इन्वेस्टिगेशन के लिए चल रहा है और ये एक बड़ी गंभीर विषय है। और ये मैं साथियों आपको बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर जब कंप्लेंट करी गई विक्टिम द्वारा 30/4/19 को और 4/5/19 को ये मैटर रजिस्टर कर दिया गया रोहिणी न्यायालय के अंदर जज साहब द्वारा। और मैं ये आपको साथ ही बताना चाहता हूँ कि इस विषय के अंदर कई बड़ी अहम बातें हैं। 4/5/19 को ये मैटर रजिस्टर कर दिया गया था। अब साथियों मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ऑर्डर 5/6/18 को साइन ही नहीं हुआ तो एसडी लिख के रानीबाग थाने के पास कैसे पहुंचा, और उन्होंने एक दूसरी कोर्ट के अंदर एक चार्जशीट के अंदर उस ऑर्डर का इस्तेमाल किया, जो कि साफ साफ 420 जज साहब के साथ और जुडिशियल प्रोसीडिंग चीटिंग का मामला है। और उधर अवमानना का भी मैटर है कि जज साहब ने इन्वेस्टिगेशन करना है, उन्होंने लेकिन वहाँ पे 3rd डिग्री यूज किया। और ये एक्स एसएचओ बलियार सिंह थे उस टाइम, उनके साइन करे हुए हैं इसके ऊपर, जो ये बात कहते हैं कि ऐसा ही संदीप और नेसेसरी एक्शन उनको ही मार्क कर देते हैं। आज तक दोनों को नहीं पता कि दोनों की स्टेटमेंट हुई इसके मैटर के अंदर, ना ही वो बता रहे कि पुलिस के पास ये ऑर्डर कैसे आया, ना रानीबाग के एसएचओ कोई बता रहा, ना कोई रीडर बता रहा। पहले रविंदर रीडर थे, अब सुरेश रीडर है, ना कोई पैरवी ऑफिसर बता रहा, ना कोई नायब कोर्ट बता रहा। पुलिस की तरफ से कोई जवाब फाइल नहीं हो रहा इस मैटर के अंदर। अभी रिसेंटली डेट थी, लिंक एमएम 106 नंबर कोर्ट से आदेश पारित किया गया कि पुलिस इसमें अपना जवाब फाइल करे, लेकिन कुछ भी उम्मीद हमें लग नहीं रही, जो अभी तक कुछ हुआ नहीं। लिहाजा कोर्ट में जज साहब ने जब ये मैटर सुना तो उस कोर्ट के अहलमत को बुलाया और अहलमत ने आके ये बात बोल दी कि इसके अंदर जो भी हैंड रिटन करेक्शंस हैं, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है, और उसने अपनी बात जज साहब के सामने रख दी कि भाई मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। और ये जो उस टाइम की रीडर थी उसका नाम बता दिया कोर्ट को, 5/6/18 को जो रीडर थी। और फिर उसके बाद जज साहब ने उसको बुलाया रीडर को। रीडर भी कोर्ट में उपस्थित होती है और रीडर के भी बयान होते हैं, लेकिन उसके भी तरफ से भी ऐसा कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। और उसने ये बात बोल दी कि कोर्ट के अंदर ये बात रिकॉर्ड पाई कि दोनों ऑर्डर जो हैं एप्लीकेंट को CA1 एप्लीकेशन के थ्रू मिले हैं, और एक कॉपी जो इंटरनेट पर अपलोड हुई है, तो उन्होंने दोनों स्टेनो को बुला लिया। और 2/11/19 को ऑर्डर हुआ था, स्टेनो को रोहिणी कोर्ट में ही काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो रोहिणी कोर्ट में ही एक ही फ्लोर के ऊपर दूसरी कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं हुए। ये सबसे बड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। कोर्ट के मानना है कई डायरेक्शन हो जाने के बावजूद आज तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद 10/2/2022 को साथियों में बताना चाहता हूँ कि रानीबाग के पुलिस अधिकारियों को डायरेक्शन दे दी गई इसके अंदर कि वो लोग जो है इसके अंदर अपना रिपोर्ट जवाब फाइल करेंगे, लेकिन वहाँ से भी अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई अभी तक जवाब रानीबाग पुलिस से आया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि न्यायालय ने पास किया रिप्लाई टू द एप्लीकेशन बी कॉल्ड फ्रॉम द एसएचओ रानीबाग रिटर्नेबल 5/5/22 के लिए। 10/2/22 को ये आदेश पास हुआ, 5/5/22 को कोई इसके ऊपर जवाब नहीं आया कोर्ट के अंदर। और उसके बाद जबकि उस दिन रानीबाग थाने से ऐसा ही रोहित अपीयर हुए थे और पैरवी ऑफिसर रणबीर से, तो कोई जवाब इस विषय में नहीं आया। और इसके बाद फिर डेट लग गई इसके अंदर, और 8 तारीख की डेट लगी, 8 अगस्त की 2022 की, और उस दिन जज साहब छुट्टी पे थे, तो दोबारा जज साहब ने ऑर्डर किया और फिर 24/8 की डेट लगा दी। अब ये बड़ी गंभीर विषय है कि मैं बताना चाहता हूँ कि 3 ऑर्डर इसके अंदर थे। 5/6/18 का ऑर्डर पुलिस वालों ने शो कर दिया कि उनके पास कोर्ट से आया एसडी लिख के, जो कि एक रीडर लिखता है, और रीडर का कहना साफ साफ है कि उसे कुछ पता ही नहीं है, उसको कोई संतोषजनक जवाब, उसके बयान हो चुके, अब तक इस बारे में नहीं आया। और रानीबाग पुलिस इसमें कोई जवाब फाइल नहीं कर रही, ये बता नहीं रही कि उनके पास ये ऑर्डर कहाँ से आए। सीधा सीधा फैब्रिकेशन है। 420, 467, 468, 471, 120, 34
201, 120, 34 के अंदर अपराध है, 340 CRPC, कई सेक्शंस ऐसे हैं और गंभीर अपराध है ये। सीधा सीधा क्लियर मैटर है कि पुलिस के पास ये ऑर्डर कैसे आया, क्योंकि जब एप्लीकेंट ने इसके बारे में जब ऑर्डर की कॉपी CA 127/18 को उसने अप्लाई करी और नहीं मिल रहा था उसको बार बार भी, तब उसके बाद जब 27/18 को लगा दिया तो उस कोर्ट के रीडर अहमद के नॉलेज में, रीडर खासतौर से अहमद के नॉलेज में तभी आ गया होगा 28 तारीख को 27 तारीख को CA 1 के थ्रू कि ये CA एप्लीकेशन कि ये ऑर्डर चाहिए। तब भी जब वो ऑर्डर साइन ही नहीं था तो उसने जज साहब के सामने वो ऑर्डर पुटअप ही नहीं किया अहमद ने। उसके बाद क्या होता है कि जो एप्लीकेंट होता है वो DJ नॉर्थ वेस्ट आदरणीय रजनीश भटनागर जी के पास पेश होता है, और जो कि इस टाइम जस्टिस हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में, उनके पास पेश होने के बाद उनकी डायरेक्शन दी गई कि आज 7/7/18 को ये ऑर्डर सप्लाई होना चाहिए। तब भी उसने अहमद ने ये नहीं बताया ऑनरेबल कोर्ट को कि ये ऑर्डर साइन नहीं हुआ। उसके बाद 9/7/18 को एप्लीकेंट दोबारा बताता है कि आपके आदेश का कंटेम्प्ट कर दिया गया है DJ होने के नाते, और तब वो बड़ा गंभीरता से लिया गया मैटर उनके कार्यालय द्वारा और उनके द्वारा फिर बुलाया गया। तब उसने जज साहब के सामने 101 नंबर कोर्ट के अंदर और रीडर ने दोनों ने लिखित रिक्वेस्ट दी कोर्ट के अंदर, और उस रिक्वेस्ट के बिहाफ के अंदर उन्होंने जज साहब के सामने वो ऑर्डर पुटअप किया, और 5/6/18 का ऑर्डर संबंधित ACM मैडम ने इसको 9/7/18 को साइन किया। तो जो ऑर्डर 9/7/18 को साइन हुआ करेक्शंस के साथ लॉट ऑफ, वो ऑर्डर कैसे 5/6/18 को रानीबाग बांधने में बिगर करेक्शन के पहुंच गया, ये साफ साफ अपराध है। इसमें कुछ रह ही नहीं आता, जो कि सीधा सीधा दो कोर्टों के साथ चीटिंग का मैटर है और अपराध का मैटर है, और आज तक इसमें कोई ऑर्डर पास नहीं हो पाया। ये साथियों बड़ा गंभीर विषय है। मैं चाहता हूं कि ऐसा जब कभी रानीबाग थाने का कोई भी अगर केस हो तो आप बहुत सजग और सजग रहें। ये एक बहुत गंभीर विषय है। मैं इस टाइम पहले DCP नॉर्थ वेस्ट थी और अब इसके अंदर DCP आउटर डिस्ट्रिक्ट के हैं दिल्ली पुलिस की। मेरी उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जब रानीबाग थाने का नाम आए और कोई कागज अगर वो साइन करें तो बहुत सतर्कता से करना है, क्योंकि पहले भी कई IPS अधिकारियों को चीट कर चुके हैं। ये जो पहले के पुलिसकर्मी थे, अब के तो नहीं, पहले के पुलिसकर्मी, क्योंकि ये बिल्कुल एक बहुत खतरनाक तरीके से अभी भी इनका गैंग यहाँ पे रानीबाग में एक्टिव है, इनके मुखबिर एक्टिव है और जो इलीगल कार्यों में लिप्त हैं। तो मैं ये साथियों साझा करना चाहता हूँ सभी कानूनी अधिवक्ताओं से। अभी रिसेंटली SHO रानीबाग अश्विनी गौर वर्सेस SHO रानीबाग में एक FIR दर्ज का ऑर्डर हुआ था 11/7/18 को 113 नंबर कोर्ट से, और 18/7 को रानीबाग थाने से FIR दर्ज हुई। उसके बावजूद मैं 28/7 को 2 FIR मार्क हुई SI अंकित मान को, और उसके बाद उसको अभी रिसेंटली कोई 1 हफ्ते के पहले के लगभग उसको लाइन हाजिर किया गया। तो ये बड़ा गंभीर विषय है कि देखो कि कैसे कोई आदमी लड़ेगा और करेगा और कैसे न्याय आम आदमी तक पहुंचेगा। कि पुलिस अधिकारी कुछ लोग ऐसे इतने एकदम माफिया की तरह काम कर रहे हैं और पुलिस की छवि खराब कर रहे हैं। मैं जरूर चाहूँगा कि अब समय पलट रहा है। पीछे राकेश ताना जी टाइम में बहुत सारे काम हुए और अब हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय से गृह मंत्रालय के प्रयासों से अब हमारे को एक संजय अरोड़ा जी के रूप में नए पुलिस कमिश्नर मिले। मेरी उनसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश है, जॉइंट CP वेस्टर्न रेंज चिन्मय मिश्रा जी साहब से भी गुजारिश है कि जरूर नज़र रखें और इस मैटर में जल्दी रिपोर्ट फाइल कर दें, जो कि अब 24/8 में न्यायालय का टाइम बर्बाद ना करें। न्यायालय में ऑलरेडी काम का वर्कलोड बहुत है, तो पुलिस को डायरेक्ट करें। SHO रानीबाग इस टाइम मनोज कुमार जी हैं, DSHO चंद्रशेखर जी हैं, जितेंद्र हैं, DSHO ऋषिपाल जी हैं, SB मंगोलपुरी, DCP आउटर समीर शर्मा जी हैं, और हरीश HP एडिशनल DCP 1 है, एडिशनल DCP 2 अमित वर्मा जी है। सबसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, लीगल सेल के इंस्पेक्टर से भी निवेदन है कि वो इसमें रिपोर्ट फाइल करें, बताएं फिर इसके पास ये ऑर्डर कहाँ से आया, जो ऑर्डर 9/7/18 को साइन हुआ था। बलियार सिंह SHO साहब को जो उस टाइम थे, जो KN काटजू में भी SHO रहे, फिर नेप सराय में रहे, वहाँ से सस्पेंड वगैरह हो गए थे, और उनसे भी जो उसके बारे में पूछताछ होनी चाहिए कि वो साइन उसके ऊपर असली हैं नकली हैं, और जिसके अंदर छोटी छोटी डेट लगें 2 दिन 3 दिन की, ताकि न्याय डिलीवर हो सके। क्योंकि जो मुद्दा 5/6/18 का है और 9/7/18 का है, अब उसके अंदर 4 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक तो सिर्फ बयान भी नहीं पूरे हुए। तो कब FIR के ऑर्डर होंगे, कब कैसे कार्रवाई होंगी, कब इनका टर्मिनेशन होगा, ये गंभीर विषय है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लगातार 124/18 FIR दर्ज है रानीबाग पुलिसकर्मी, 12 से 10 से 15 पुलिसकर्मी दर्ज हुए, और आज तक वो लोग भी न्यायालय में घूम रहे हैं और उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है केस विड्रॉ करने के लिए। 184/18 दर्ज हुई कांस्टेबल कन्या पुलिसकर्मी द्वारा बैंक वेयर के सामने, और उसकी वैगनार भी वहाँ पे मौके पे छूट गई क्योंकि पब्लिक इकट्ठी हो गई थी, और उसके बावजूद उस बंदे ने सारे केस को मैनिपुलेट कर दिया, सबूत जुटाए नहीं गए रिपोर्ट पर, और किसी फर्जी आदमी को खड़ा कर दिया कि गाड़ी वो व्यक्ति चला रहा था, जबकि जो मोटे की वीडियो फुटेज कोर्ट में दिखाई गई, पुलिस अधिकारी को दिखाई दी गई, थाने में जमा कराई गई, उनके व्हाट्सएप पर दी गई, आज तक उस पर कोई कमेंट नहीं किया गया।
और पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं। मेन विषय मैं सुरवा साहब आपको बताना चाहता हूँ, न्यायालय को बताना चाहता हूँ। 9/7/18 को ऑनरेबल DSJ नॉर्थ वेस्ट जो प्रीवियस थे रजनीश भटनागर जी की डायरेक्शन पे 7/7/18 को हुआ और उनके ऑर्डर के कंटेंट के बाद 9/7/18 को ये आदेश साइन हुआ, पुटअप किया रीडर अहमद ने, और जो कि बाद में एक इंक्वायरी चली 52/18 उसको डिमोट होकर साकेत कोर्ट में भी ट्रांसफर किए गए अहमद साहब। उसके बावजूद आज तक इस पर कोई फैसला नहीं आ रहा। रानीबाग पुलिस अपना जवाब फाइल नहीं कर रही, तो ये गंभीर विषय है। न्यायालय का समय खराब हो रहा है और विक्टिम के परिवार का एनकाउंटर तक भी हो सकता है, क्योंकि लगातार स्टॉक किया जा रहा है। पीछे एलन सैनी साहब को भी सबूत दिखाए गए और उन्हीं के घर के आसपास कुछ ऐसे लोग हमेशा बैठे हुए हैं घर के बाहर, जिनका 283 का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जा रहा। और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि किसी तरीके से मुकदमे विड्रॉ कराए जाए, उनके खिलाफ फर्जी RTI लगाई जा रही है परेशान करने के लिए। उनको उकसाया जा रहा है, कई तरीके का कि दबाव बनाया जा रहा है कि मुकदमे विड्रॉ कर लें। अधिवक्ताओं तक पर दबाव बनाया गया, कई अधिवक्ता इस केस को छोड़ चुके हैं दबाव की वजह से। अब फैसला न्यायालय रोहिणी कोर्ट के हाथ में है, DCP आउटर डिस्ट्रिक्ट के हाथ में है, SHO रानीबाग मनोज कुमार जी के हाथ में है, और फिर उसके बाद हाई कोर्ट और ऑनरेबल वहाँ पे। और बार के भी मैं प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी इस विषय को देखें कि अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो कब तक ऐसा चलेगा कि एक आम आदमी और एक छोटा अधिवक्ता, कानूनी अधिवक्ता कैसे इंसाफ दिलवा पाएगा। ये एक गंभीर विषय है। कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया में ये बाधा है। क्या बाधाएं हैं, इसको न्यायालय को देखना पड़ेगा कि कैसे इस बाधाओं को रिमूव करा जा सकता है, और प्रोटेक्शन कैसे LG साहब और कमेटी दे सकती है, DJ नॉर्थ वेस्ट DLSA कमेटी विक्टिम को और उसके परिवार को। अब इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।